साथियों नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। क्या खूब कलाकार हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनसे भी बड़ी कलाकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में 2025-26 के लिए आम बजट पेश कर दिया गया। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण ने कहिए कि महफिल तो लूट ली। चुनाव दिल्ली में भी हो रहे हैं, आने वाले समय में इसी साल चुनाव बिहार में भी होने हैं, और इस एक आम बजट के जरिए इन दोनों चुनावों को साधने की जो प्रक्रिया, जो कोशिश की गई है, वो लाजवाब है। इसकी शुरुआत अगर हम करें, जब हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो इस बजट में प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने ये जो आयकर का स्लैब है उसे 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख नहीं 12 लाख कर दिया है। यानी कि 12 लाख तक कमाने वाले टैक्स फ्री हो गए। अब लीजिए, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है कि 12 लाख लोग टैक्स फ्री। अब आपको बता दें कि 12 लाख कमाने वाले के लिए यह मौजा मौजा हो गया, और इसमें करीब करीब जो टोटल टैक्स पेयर हैं इनकम टैक्स की, वो 8,60,000 करोड़ के करीब हैं, जिसमें से ये जो आयकर का दायरा बढ़ाया गया है उससे शुद्ध रूप से तकरीबन 6.5 करोड़ लोगों को लाभ मिलने जा रहा है। तो ये है ना महफिल लूटने वाली बात। पिछले 10 सालों में लगातार ये मांग की जा रही थी कि आयकर दाताओं के लिए कुछ राहत प्रदान की जाए, टैक्स में छूट दी जाए। उसे बढ़ा करके 12 लाख कर दिया गया है। इस बजट का जो फोकस होगा, जो निर्मला सीतारमण ने बताया, वो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस है। लेकिन असल बागों में बहार तो बिहार में आई है, जो देखने से लग रहा है, सामने से जो दिखाई दे रहा है वो। मैंने आप सभी आयकर दाता बड़े खुश हो रहे होंगे कि 12 लाख तक का टैक्स फ्री हो गया। लेकिन आपको यह भी याद करना होगा कि अभी हाल ही में इन चुनावों को देखते हुए ही नया वेतन आयोग का गठन भी हो गया है, और साथ ही साथ अब जो नया मामला है कि वेतन आयोग, नया आयकर बिल भी आने वाला है 1 हफ्ते के बाद। तो इधर जो यही तो असली गुगली है, जिसको कि लोग समझ पाए तो समझ लें। समझ का फेर है। समझ के समझना ही
असली समझदारी है। तो एक तो नया आयकर बिल आने वाला है अगले हफ्ते, वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है नया, और आयकर कर का स्लैब 12 लाख तक बढ़ा दिया गया है। पूरा बजट दिल्ली और बिहार के ऊपर फोकस है। चुनाव को लिखते हुए बिहार के लिए मखाना बोर्ड, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, आईआईटी पटना का विस्तार, मिथिलांचल की साड़ी, ये सारे कुछ मिल गए, उनको बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही साथ एक जो नया खेल हुआ है, अंडमान निकोबार की प्राकृतिक संपदा है, उसे पीछे के दरवाजे से अपने अरबपति मित्रों के हवाले करने की युक्ति भी इस बजट में शामिल कर ली गई है। और बीमा क्षेत्र, जो कि 2021 में 49% था, एफडीआई, जिसे बढ़ा करके 74% किया गया, उसका विरोध भी हो रहा था। आपको याद होगा कि 2024 में जून महीने में जब रिजल्ट आया था, तो उसके बाद नागपुर से एक मैसेज आया था कि बीमा कंपनियों को राहत दी जाए, और यहां 49% से 74%, और अब बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई। यानी आप समझ सकते हैं कि बीमा क्षेत्रों में दुनिया में सबसे बड़ा अगर कामकाज है, सिंडिकेट है, तो वो अमेरिका है। यानी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। दोस्ती तो पहले से थी, उसे और गहरी करने का हाथ बढ़ा दिया है। करते भी क्या, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में न्योता तक नहीं मिला, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो जो एक एक करके घोषणाएं की, उससे लगातार भारतीयों को नुकसान हो रहा है। जो भारतीय वहां रह रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है। हमारे व्यापारिक रिश्तों पर भी कुछ असर पड़ रहा है या पड़ने की आशंका है। इन सब से निजात पाने की एक छोटी सी राह निकाली है प्रधानमंत्री ने, बीमा क्षेत्र को 100% एफडीआई में बुलाकर। अब अगर हम बात करें बिहार की, तो जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बाढ़ नियंत्रण के लिए जो अलग से एक पैकेज मांगा था, वो नहीं मिला है। हां, फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जरूर बनेगा, और एक चीज जो पिछले 10 सालों की, आज से 9 साल पहले प्रधानमंत्री जब बिहार गए थे आरा जिले में, और उन्होंने बिहार को पैकेज देने की बात की थी, और वो 1.25 लाख करोड़ तक पहुंच गए थे कि अब बिहार को वो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे देंगे। मगर 9 साल बीत गए, वो पैकेज मिला नहीं, और उसके बदले अब की बार बजट में तमाम सारी घोषणाएं कर दी गई हैं। आपको बताया, मखाना बोर्ड, मिथिलांचल की साड़ी, फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा, ये सारी चीजें उनको मिलने जा रही हैं। लेकिन जो
मुख्यमंत्री ने जिनकी मांग की थी स्पेशल पैकेज की, वो नहीं मिला। बावजूद इसके जनता दल यूनाइटेड गदगद है। उनके प्रवक्ता, उनके पार्टी के नेता संजय झा गदगद है कि बहुत कुछ मिल गया सामने से जो दिखाई दे रहा है, और अब जिसकी देश को जरूरत है, जिसकी मांग विपक्ष बार बार कर रहा है, आम आदमी चिल्ला रहा है, कराह रहा है, शिक्षा का बजट, स्वास्थ्य का बजट, सोशल वेलफेयर का बजट, एग्रीकल्चर का बजट, ग्रामीण विकास का बजट, शहरी विकास का बजट और नॉर्थ ईस्ट का बजट, ये सारे गिरा दिए गए हैं। सब में कटौती कर दी गई है। हम सभी ये बार बार मांग कर रहे थे कि कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया जाए। खास तौर पर अगर स्वास्थ्य की बात करें तो कोरोना काल के बाद से जो स्थितियां बनी हैं इस देश में, उसके लिए ये डिमांड की जा रही थी बार बार कि स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया जाए, शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए। उस पर कोई उनका बजट घटा दिया गया है। महंगाई की कोई चर्चा नहीं है, बेरोजगारी पर कोई काम नहीं है। इन सब मुद्दों पर को दरकिनार कर दिया गया है। और तो और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इससे प्रभावित हो रहा है। हां, एलईडी टीवी सस्ती हो गई है, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट गायब हो गया है। अब आपके लिए मैंने बहुत सारे बनारस के विद्वानों की प्रतिक्रिया भी ली है, वो भी आपको बता देता हूं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे, समाज विज्ञान संकाय के डीन रहे प्रोफेसर अरविंद जोशी। वो कहते हैं कि बहुत वर्षों के बाद अत्यंत संतुलित बजट समाज के सभी पक्षों को देखते हुए आया है। हम सभी को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए और आशान्वित होना चाहिए कि आने वाले समय में हम विकसित भारत के लक्ष्य को समय पर प्राप्त कर पाएंगे। विकसित भारत जिन 4 महत्वपूर्ण स्तंभों पर नियोजित है, उन सभी स्तंभों का विशेष ख्याल इसमें रखा गया है। वे चाहे युवा हो, महिलाएं हो, गरीब हो और चाहे देश के किसान हो। सबसे सराहनीय एवं प्रशंसनीय तो यह रहा कि वरिष्ठ नागरिकों का इसमें विशेष ख्याल रखा गया है। आयकर की छूट सीमा को बढ़ाना यह स्पष्ट करता है कि सरकार नौकरी पेशा लोगों और सेवानिवृत्त लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापार एवं रोजगार हेतु ऋण की उपलब्धता कराना, पिछड़े राज्यों के उत्थान के लिए विशिष्ट संस्थानों एवं प्रावधानों की घोषणा करना, आर्थिक वृद्धि में कैसे तीव्रता आए उसके अनुरूप विविध योजनाओं की पहल करना, यह स्पष्ट करता है कि सरकार देश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। अब हम एक और शिक्षक को ले आते हैं, वो शिक्षक नेता भी हैं, सनत कुमार जी। वो कहते हैं कि भारत सरकार द्वारा पेश बजट सत्र में शिक्षकों एवं कर्मचारियों को रुपए 12 लाख तक की आय को कर मुक्त किया गया है। इस सरकार द्वारा पहली बार शिक्षकों व कर्मचारियों को उचित स्तर तक छूट देने का काम किया गया है, जिसकी हम सराहना करते हैं। सरकार से अब हम सबको आस भी जगी है कि हम शिक्षकों को पुरानी पेंशन एवं कैशलेस चिकित्सा से जल्द ही आच्छादित कर दिया जाएगा। हम सबके मांग को ध्यान में रखकर बजट में 12 लाख रुपए की छूट सराहनीय है। अब थोड़ा पॉलिटिकल भी ले लिया जाए। ये कांग्रेस के वाराणसी के जिला अध्यक्ष रहे, सेवा दल के प्रांतीय अध्यक्ष रहे प्रजानाथ शर्मा जी। उनका कहना है कि इस बजट में किसी वर्ग को कुछ नहीं मिला, जनता को सिर्फ ठगा गया है, फिर झुंझुना थमा दिया। कुछ प्रदेश जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के लिए तो कुछ है ही नहीं। बजट में छात्रों, बेरोजगारों, युवाओं, व्यापारियों और महिलाओं की सुरक्षा और विकास के लिए कुछ भी नहीं है।
महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इससे गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर होता चला जाएगा। देश के अन्नदाता लगातार धरने पर बैठे हैं, लेकिन बजट में किसानों के लिए एमएसपी तक की कोई बात नहीं की गई है। यह दिशाहीन और देश को गर्त में ले जाने वाला बजट है। अब हम बात करते हैं अमृत कुमार जी, जो कि सीपीएम वामपंथी नेता हैं। उनका कहना है कि कारपोरेट के फायदे के लिए बनाए जा रहे पिछले वर्षों के बजट की तरह ही यह बजट भी है। किसानों मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है इस बजट में। साथ ही छात्रों नौजवानों के लिए कोई जगह नहीं मिली है। नए नौकरी की सृजन की बात भी लुभाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी भी बढ़ने वाली दिखती नहीं है इस बजट में। यह मध्यम वर्ग के एक छोटे हिस्से को खुश करने की कोशिश की गई है, जो कारपोरेट व्यवस्था की संचालक शक्ति बना हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को पीपीपी के हवाले कर दिया गया है। यहां दिया जाने वाला 50% का सरकारी बजट प्राइवेट सेक्टर को दिए जाने वाले अनुदान से कुछ भी नहीं है। पूरी जनता के लिए न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित करने के लिए बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्राइवेट क्षेत्र से धन आहरण सुनिश्चित करने वाला बजट होना चाहिए था। इसके बिना आम जन का कल्याण नहीं होने वाला है। लुभावनी भाषा में प्रस्तुत इस बजट की पूरी दिशा ही जन विरोधी है। गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर होता चला जाएगा। यह देश को डुबाने वाला बजट है। अमृत कुमार जी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश सिंह कहते हैं कि प्रत्येक बजट की तरह इस बजट ने भी निम्न मध्यम आय वर्ग वालों को निराश किया है। महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई राहत नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थों पर भी राहत नहीं है। रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स का बोझ कम किया जाना चाहिए। एयरपोर्ट तो बन रहे हैं, पर हवाई चप्पल वाले कब हवाई जहाज की यात्रा कर पाएंगे। किसानों की आय बढ़ाने के संदर्भ में ठोस योजनाओं का अभाव दिखता है। बिहार पर दरियादिली चुनाव को देखते हुए किया गया है। ये मुकेश सिंह हैं। अब अंत में मैं प्रोफेसर मनीषा ए मेहरोत्रा गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को पेश करूंगा और आप उन्हीं की आवाज में इस बजट के बारे में खुद सुनिए और आकलन कीजिए। नमस्कार। आज जैसा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इंटरिम बजट पार्लियामेंट में पेश किया है, तो इस बजट के बहुत सारे अच्छे हाइलाइट्स हैं जो कि एक बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम लोगों को ले जाएंगे। और विकसित भारत 2047 का जो हमारा ध्येय है, उस ध्येय को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। जैसे कि जो हमारा टैग लाइन है विकसित भारत का, कि सबका साथ सबका विकास, उसी को आगे बढ़ाते हुए सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हमारे एक कर्तव्य परायणता का बोध कराते हुए हम सारे नागरिकों से ये अपील की गई है कि 2047 में जो हमारे की एरियाज़ हैं, फोकस एरियाज़ हैं, उसमें जैसे कि 4 लोगों के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी कि गरीबों के ऊपर में, महिलाओं के ऊपर में, युवाओं के ऊपर में, और ख़ास करके हमारे जो अन्नदाता हैं, फार्मर्स हैं, उन 4 सेक्टर्स को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे। एक पूरे तरीके से कहा जाए तो एक ये स्ट्रक्चरल बजट है जिसके ऊपर में पूरी तरीके से एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात की जा रही थी। तो 1991 में हमने एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन किया था, 2008-9 में हमने दूसरा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन किया था, और ये जो है 2021-22 के बाद, कोविड के बाद जो है, मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव आउटकम की तरफ हमें ले जा सकता है। जो जीडीपी टारगेट रखा गया है, जो हमने एक जीडीपी प्रोडिक्शंस किया है 2025-26 के लिए, वो कहा जा रहा है 6.3 से 6.8% के बीच में रहेगा। और इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी हद तक हमारा 4.1-4.5% के बीच में रहेगा, जो कि एक इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है अभी वर्तमान में। एग्रीकल्चर, एमएसएमईज़,
के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत सारे नए आवश्यक कदम उठाए गए हैं और एक्सपोर्ट्स प्रमोशन के लिए बहुत सारे आवश्यक कदम उठाए गए हैं। अगर संक्षिप्त में कहूँ कि भारत को एक जो हमारा टैक्स का रजीम हुआ करता था जिस बहुत ज़्यादा जटिल था, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ थे जो एक आम आदमी, एक आम नागरिक और एक आम बिजनेसमैन और स्पेशली जो मिडिल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लोग थे उनके लिए बहुत ज़्यादा जटिल हुआ करता था। तो वो सारे टैक्स रजीम्स को हटाते हुए निर्मला मैडम ने एक अच्छा जो है पहल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सबसे एक जो अच्छी बात हुई है कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए एक काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला है, खास करके मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, कि अब 12 लाख तक के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो एक ये बहुत बड़ा रिलीफ है और 12.75 जो है रुपीज़ तक एनुअल इनकम जिनकी है उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 75,000 जो है वो स्टैंडर्ड टैक्स का डिडक्शंस जो है उसमें जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट था कि आम लोगों के पॉकेट में थोड़ा पैसा ज़्यादा आए जिससे कि वो और ज़्यादा डिमांड कर सके और बाज़ार को एक गतिशीलता प्रदान की जा सके। तो जो 3 वाक्य उन्होंने कहे या 3 शब्द जो कहे कि डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड, इन 3 चीज़ों को हाईलाइट किया है उन्होंने, जिसके अंतर्गत कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की तरफ हम बढ़ सकें, इसके लिए सारे रेगुलेशंस को कम किया जाए। जो डेमोग्राफी है, हमारी जो यंग पॉपुलेशन की डेमोग्राफी है, उसमें खास करके कि लखपति दीदीज़ को, जैसे उन्होंने कहा कि 9 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो लखपति दीदीज़ की तरफ बढ़ रही हैं, यानी महिलाएं जो हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ज़्यादा आगे अपने को बढ़ा सकती हैं, स्वायत्त जो है रोज़गार की ओर वो काफ़ी बढ़ सकती हैं। तो इस तरीके के जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और MSMEs को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ सकें। और अभी ऑलरेडी जो है उनका कहना था कि लगभग 90 लाख महिलाएं जो हैं गाँव में वो ऑलरेडी आत्मनिर्भर हो चुकी हैं और वो लखपतीस बन चुकी हैं। तो लखपति दीदीज़ का जो एक प्रोजेक्ट था वो उसको उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया है, प्रोत्साहन दिया है। IFSCs, IFSCA जो एक्ट्स हैं उनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स और ग्लोबल नेटवर्क्स की तरफ बढ़ने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्लोबल कैपिटल हमारे देश में आ सके और एक गेटवेज जो है, जो पेमेंट्स का फाइनेंशियल गेटवेज है, वो इजी हो सके मैनेज करने के लिए। उसके अलावा भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, लाइक फ्यूल के सेक्टर्स में काफ़ी सारे हमारे जो सेज हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, काफ़ी सारे ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट्स हैं, काफ़ी सारे अलग अलग एसेसरीज़ हैं, जैसे लिथियम एंड बैटरी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड जितनी एसेसरीज़ हैं उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी सारी कस्टम ड्यूटीज़ को हटाई है। तो लगभग अब पिछले वाले बजट में 7 मेजर जो आइटम्स थे कस्टम्स के ड्यूटीज़ के, उसको हटाया गया था और इस बार और 7 अलग जो कस्टम ड्यूटीज़ के टैक्स रिजीम्स हैं उसको हटाए गए हैं। अब कुल मिला के केवल 8 ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ को लगाया जाएगा। सबसे एक अच्छी बात जो मुझे लगी कि कैंसर एंड इस तरीके के जितने क्रिटिकल इलनेसेस हैं, इनकी दवाइयों के ऊपर में जितने भी टैक्सेस लगाए जाते थे उन सारे टैक्सेस को हटाया गया है। लगभग 23 ऐसे क्रिटिकल मेडिसिन हैं जिसके कि इंपोर्ट्स के ऊपर में कोई टैक्सेस नहीं लगेगा। तो ये एक आम आदमी के लिए डेफिनेटली आयुष्मान भारत के प्रोजेक्ट को बढ़ाते हुए काफ़ी सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और एक कोशिश की जा रही है कि विकसित भारत तो हो ही, लेकिन विकसित के साथ साथ हर आम आदमी के लिए एक जो बेसिक सुविधाएं हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, उसके अंतर्गत हाउसिंग उन्होंने बहुत सारा स्कीम्स को बढ़ाया। लगभग 2 करोड़ और एक्स्ट्रा हाउसिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी अगले साल तक में। अभी तक ऑलरेडी जो है लगभग 24 करोड़ लोगों को उनका कहना था कि हाउसिंग दिया गया है। यूथ को किस तरीके से ऑल इन्हांसमेंट किया जाए, स्किल इन्हांसमेंट किया जाए, स्किल अपग्रेडेशन किया जाए, उसके बारे में बहुत विस्तृत उन्होंने चर्चा की। लगभग 36 और नए IITs एंड IIMs लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको लाया जाए। एजुकेशन को किस तरीके से, हायर इंस्टीट्यूट्स को और प्राइमरी सेक्टर्स को किस तरीके से। तो आपने इन विशेषज्ञों की, राजनीतिज्ञों की प्रतिक्रिया भी जान ली, उनसे सब कुछ समझ लिया
मैंने जो आप लोगों को बताया उसे भी आपने ध्यान से सुना होगा, और जो आज बिहार और दिल्ली को जीतने का जो नुस्खा, नायाब नुस्खा प्रधानमंत्री ने निकाला है, उसे आने वाले दिनों में आप खुद परखेंगे, खुद जानेंगे, क्योंकि आज तो आपके पास केवल बागों में बहार के साथ मस्ती करने वाला दिन है, क्योंकि आज जो चाहिए था आपको वो मिल गया है। माफ कीजिएगा, ये जो चीजें आई हैं, आपको एक चीज बता दूं जाते जाते कि इन 10 सालों में हुआ क्या है। हिंदुस्तान में कुल टैक्स पेयर 1.80 करोड़पति हो गए। 2014 में इनकी संख्या 40,000 थी, और उसमें अगर 1.80 करोड़ को जोड़ लिया जाए तो आज की तारीख में 2 करोड़ 20 लाख करोड़पति हो चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये देश, आप झूठे ही चिल्लाते रहते हैं। एमएसएमई की भी बात की गई है, किसानों मजदूरों की भी बात की गई है, सबका भला हो रहा है। लेकिन दरअसल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए नाक ऐसे नहीं पकड़ी गई है, बल्कि घुमा करके पकड़ी गई है। ये आने वाला समय बताएगा। और तब जब आप बल्लियों उछल रहे हैं आज, वो कल जब पीछे से आपकी जेब से वो सारी चीजें निकाल ली जाएंगी, तब आप धरातल पर जब आएंगे, तब हम लोग आपस में बात करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। हालांकि इस बजट में एक चीज मुकम्मल तौर पर जोड़नी चाहिए, और वो चीज है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से जो उन्होंने आम आदमी के साथ विभिन्न वर्गों में काम करने वाले, विभिन्न श्रेणियों में काम करने वाले, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से मिलजुल करके, चाहे वो जूता सिलने वाले हों, चाहे वो मखाना मार्केट वाले हों, उत्पाद करने वाले हों, कमजोर तबका जो हो, उन सब के प्रति जो उनकी मांग उनसे मिलजुल करके राहुल गांधी उठाते रहे हैं, उसका अक्ष भी काफी हद तक इस बजट में आपको देखने को मिलेगा। कई मुद्दों, कई बिंदुओं पर आपको वो चीजें स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगी। यानी एक चीज तो तय है कि सरकार, जब वो राहुल गांधी कहते हैं कि आप जो चाहो सो मुझसे कहलवा लो, बुलवा लो, मोदी जी उसका जवाब जरूर देंगे। तो मोदी जी ने कुछ चीजें जो उनके लिए भी, उनके हित में भी थी, उन्हें इस बजट में शामिल कर लिया है। ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत होगी, और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए राहुल गांधी के लिए ये एक बड़ा कदम है। नमस्कार।